हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए जो कि हमारा सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सभी क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जनपूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समवर्तता, जेंडर समरूपता। तो ये उदाहरण है हमारा जेंडर पक्षपात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वॉटसन, लेव वायोगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वायोगोस्की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये बाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायोगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पौन, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो ये हमारी कैसी वार्ता होगी? ये हमारी होगी आत्मकेंद्रित वार्ता, क्योंकि वो खुद से ही बातें कर रही है इसलिए। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पौण। तो ये उदाहरण है हमारा पौण का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन देख लीजिए। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, संरक्षण, कक्षा समावेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, स्कीमा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका आंसर नंबर बी, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को
मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी एवं जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 4th। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अविचारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 1st, सृजनात्मक विचारक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3rd, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल रॉन्ग दिखाई दे रहा होगा, ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसमें डिसलेक्सिया के बारे में पूछ रहा है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? हमारा पठन विकार होता है। तो इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 3rd, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 3rd, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 4th, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं कर सकते बच्चों को, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। बच्चों को हम कैसे समझाएंगे? उनको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दे के, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके, ना कि उन्हें दंडित करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद रखना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 2nd, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम
आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4। अधिगम जो हमारा है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। यदि हम बच्चों को दंड देंगे तो क्या होगा? उनकी जो अधिगम में अभिरुचि है, रुचि है, वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, इसमें पूछा गया है दंड से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दंड देने से क्या होगा? उनकी अधिगम में अभिरुचि हो जाएगी। तो इसमें पूछा गया दंड देने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये वाला करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका 2nd और 3rd। तो 2nd 3rd हमारा किस में दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ये घटित होता है हमारा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए इसमें निगेटिव दिया गया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3rd। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? देखिए आप लोग ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1st। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो ये हमारा होता है परिवार एवं मीडिया।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसमें ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसका। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ये सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी, क्या थी औसत चाल इसकी? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ये आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शकरकंदी, मूली और हल्दी। ये हमारा कैसा समूह है जो जड़ों में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफेथिन्स वे पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इनका कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे? तो इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और मेघालय में पाया जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी किस में दिया गया हमारा? पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हमारा गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो होता है हमारा मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक ऊपर पूर्व में
मीटर की दूरी पर है, फिर वे बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर, फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक ऊपर में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लेना। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो ये जो नृत्य है ये हमारा है मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का, मिजोरम का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकट राज्य हैं। आप लोग मैप में देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए निगेटिव में दिया है क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। ऑप्शन रीड करिए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? ऑप्शन देखिए। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही? देखिए ऑप्शन आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है? रीड करिए आप लोग ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सक्रिय भाग लेना। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के समुदाय के सदस्य।
और इसका ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो देख लीजिए ए बी सी किस में दिया गया है, तो ये दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन व्याख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, वृत्तांत भी हो जाएगा और हो जाएगा आपका कहानियाँ। देख लीजिए ए और बी किस में दिया गया है, नीचे ऑप्शन में देखिए, तो ए और बी कहीं दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद देखिए बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का भी विकास होता है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। देख लीजिए दिया गया है कहीं ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ए और बी और सी तीनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी आपका। देखिए बी, समूह में सीखना। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका बी और सी किस में दिया गया है, नीचे ऑप्शन में बी और सी, ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, समुदाय का सदस्य भी करेक्ट हो जाएगा और सी भी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन में सबसे प्रभावशाली पूछा गया है, प्रभावशाली। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो ये होता है हमारा ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? निगेटिव में दिया गया है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? निगेटिव में दे रहा है कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन रीड करिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, आकलन के संकेतकों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें कक्षा के बच्चों से
फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। ऑप्शन रीड करिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौन सा सबसे डिफरेंट है? देखिए आप लोग, मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, इसमें कौन सा सबसे अलग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कौवा हमारा सबसे अलग है। चलिए मैचिंग वाला आ गया, मैच करना है आपको इसमें। देखिए एक तरफ कॉलम दिया गया जिसमें शहर और राज्य दिए गए, दूसरी तरफ अत्यधिक भोजन, वहाँ के जो मोस्ट लाइक्ड फूड हैं, और एक तरफ स्टेट या सिटी दिया गया है। देखिए हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, मैच करिए। तो इसका ए का हो जाएगा, हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? पकाया हुआ सांप। 5th से इसको मैच कर दीजिए, केरल, केरल के लोग खाते हैं किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका। इसके बाद कश्मीर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर किससे मैच करेंगे? तो कश्मीर का हो जाएगा हमारा 3rd, सरसों के तेल में बनी मछली। इसके बाद गोवा की बात करते हैं तो नारियल के तेल में बनी मछली। अब देख लीजिए इसका आप लोग, फर्स्ट का किससे मैच किया था? 5th से, 5th, और सेकंड का फर्स्ट से, फर्स्ट ए का 5th से मैच किया था, और बी का ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? कौन सी प्रजाति होती है? तो ये होता है हमारा उल्लू, आउल होता है जो झटके से अपनी गर्दन को, सॉरी इसका हो जाएगा 4th करेक्ट होगा, मैना, मैना होती है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पढ़िए आप लोग ऑप्शन। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों के, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी भी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ए और सी किस में दिया गया है? तो ये दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर 3rd में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रीड करिए ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा इसमें ए हो गया आपका। इसके बाद इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है ये। इसके बाद डी नंबर देखिए, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए ए, सी और डी, ए, सी और डी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी डी, ए या ए सी डी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज 1 में। यदि आपने हिंदी लिया है तो हिंदी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन।
लैंग्वेज फर्स्ट में देखिए आप लोग, यदि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ किया था, हिंदी, और लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या चूज़ किया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर में सॉल्व करना होता है। तो यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो चलिए हम हिंदी के क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया है, देखिए आप लोग ज़रा इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका हम डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? रीड कर लीजिए आप लोग। तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर। इसके बाद सेकेंड देखिए, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तो ये कैसे विषय हैं हमारे? ये हमारे हैं तर्क प्रधान विषय। इसके बाद देखिए, विकसित शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन छूट गया क्या? 92 93, चलिए 93 देखिए पहले। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये पैसे सी है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रास्ता अपना रही है। जब आप लोग पैसे रीड करेंगे उसी से आपको ये आंसर मिल जाएंगे, इसका हो जाएगा पतन। इनमें से कौन सा समूह से भिन्न है? देखिए कौन सा भिन्न है जो सबसे अलग है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो सबसे अलग हो जाएगा इसमें साहित्यिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही, वाक्य में निपात है। सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 96, देख लीजिए आपको, ये रहा। चलिए अब देखते हैं ये वाला, विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो हमारा शब्द के लास्ट में जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। तो इसमें पूछा गया है विकसित, देखिए ये सब, इसमें प्रत्यय क्या है? तो इसका प्रत्यय हो जाएगा इत। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको 98 देखिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है। ये भी पैसे से दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? इसको ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान। देखिए फिर से एक पोयम दी गई है, काव्यांश है। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक आंसर करने हैं।
देख लीजिए आप लोग ये। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंज भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम करीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वध मुक्त, युग युग गमवंत नित महान, निशीम व्योम में तान रहे युग से, किस महिमा का वितान, कैसी अखंड ये चिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। चलिए, इसमें आपसे पूछा गया हिम किरीट का आशय, तो क्या आशय है इसका? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो इसका आशय है बर्फ के मुकुट से। पोयम आप लोग एक बार दोबारा से रीड करेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। (101) 102 क्वेश्चन देखिए। किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो ये कहा गया है हमारा पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल में। जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं ना, अजय होगा। निशीम शब्द में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। जब आप इसको तोड़ोगे ना तो नी, ये वाली जो बिंदी आती प्लस शिम। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वे, देखिए ऑप्शन, समाधि में लीन है। चलिए 106 देख लेते हैं। चलिए पेडागॉजी वाले क्वेश्चन आ गए जो कि हिंदी लैंग्वेज के हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य रहता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का, उसके पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, घटना वर्णन, श्रुतलेख, कहानी कहना। कहानी लिखना और कहानी कहना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। तो कह रहा है इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है भाषा के आकलन में? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार है। देखिए ऑप्शन आप लोग, तो ये विचार जो है पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। 108 रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर ये जानकारी दी, तो ये जानकारी दी उसने पोर्टफोलियो के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए।
पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना। इसको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चित्र बनाना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अक्षरों की पहचान। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, चॉम्स्की। भाषा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब चॉम्स्की ही आता है इसका आंसर। 112। चलिए देखते हैं 113 क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन से संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए ऑप्शन आप लोग। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। इसका हो जाएगा बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 114 देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। तो ये बात होती है कैसी? स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान और हमारी ब्लैंक, इसके बाद वाह, फिर से ब्लैंक का अभिन्न अंग भी। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों का। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर? तो ये वाला आ जाएगा फोर्थ, संस्कृति और चुनौतियों का। 116 देख लीजिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में है सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? सहायक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 16। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, देख लीजिए उन्हें भी। 117, पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किने आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए रीड करिए ऑप्शन आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। वो है अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 119 देख लीजिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को ब्लैंक और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सॉरी फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, समझने। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना और फिर से डैश को सीखना। क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा अवधारणाओं और अवधारणाओं, 2 ऑप्शन दिए गए, अवधारणा शब्द है, इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, अवधारणा और विषय वस्तु को सीखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आज का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया आप लोगों का। यदि आप लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत या फिर इंग्लिश जो भी लेते हैं तो उसके लिए अलग से पेपर मिलता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सभी क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।